हेलो स्टूडेंट्स, ईटीपी का हम लोग लगातार वीडियो लेकर आएंगे। अब हम लोग एक और दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करें। वैसे उससे पहले 3 वीडियो हम लोग मॉडल सेट का डाल चुके थे, तो ये दूसरा वीडियो यानी तीसरा वीडियो ये समझिए कि आपका सेट का जाएगा, जिसमें हम लोग एक सेट बना रखे हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एक सेट बना रखा है। अब आपको समस्या ये है कि नया सिलेबस पढ़ाया जाए या पुराना, तो पुराने के लिए चिंता मत कीजिएगा। पुराने सिलेबस के लिए इसलिए चिंता नहीं करना है क्योंकि पुराने सिलेबस का 50% पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट से मैच करता है। जैसे आप अगर पुराने सिलेबस के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें पूछ रहा है प्लानिंग क्या है, प्रबंध क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, तो वो तो आप लिख लोगे। आपको चिंता नए सिलेबस की करनी है जो नया है आपके लिए। पुराने वाले में अब आधा आधा जो 50% जो है वो आप लिख लेंगे, और जो बाकी 50% बचा वो हम लोग अपने सेट में लेकर आएंगे, उसको करवाएंगे ज़रूर। वो सारा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे ताकि ना पुराना में बाकी रहे ना नया में बाकी रहे। कोई कन्फ्यूजन लेके नहीं जाना है। कुछ लोग बोले नया पूछेगा रे, कुछ लोग बोले पुराना पूछेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, बीएसटी में चैप्टर 10 का अब जो है डिलीटेड था, उससे क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसलिए कहीं से भी पूछेगा हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो चलिए एक सेट है, ये नए सिलेबस के हिसाब से आपको दिखेगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। निम्न में से कौन अवसर बोध का तत्व है? कौन है जो सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी है? तो समझ की शक्ति, एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू चेंज, परिवर्तन पर नज़र, इनोवेशन क्वालिटी, नवपरिवर्तनीय गुण, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे जो है वो क्या हैं? ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। सारे के सारे जो है वो एक सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, मार्केट में अवसर बोध का एक तत्व है। दूसरा क्वेश्चन है विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समाज के लिए भी जरूरी है, उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है, उत्पादक के लिए जरूरी है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी के लिए जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इसमें पुराना सिलेबस और नया सिलेबस का कॉम्बो हम डाले हुए हैं। पुराना सिलेबस भी मिलेगा और नया सिलेबस भी मिलेगा, उसका कॉम्बो डाला हुआ है। व्यवसाय का मूलाधार क्या है? व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस? बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? फाइनेंस, मार्केटिंग, लीडरशिप, और इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे मेन क्या है? किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? तो किसी भी बिजनेस का सबसे मेन मूलाधार है पैसा। पैसा नहीं रहेगा तो धंधा नहीं चलेगा। तो फाइनेंस सबसे मेन मूलाधार है किसी भी बिजनेस का, फंडामेंटल बेस है बिजनेस का। स्थापना में आसान है, इजी इन फॉर्मेशन। पता है इसमें से कौन सा बिजनेस है जो आसानी से आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं? तो सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है जिसको आसानी से स्टार्ट कर दिया जाता है। बाकी बिजनेस में थोड़ा टफ होता है, लेकिन सोल ट्रेड को आप आसानी से स्टार्ट कर लेते हैं। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज। मार्केट डिमांड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड को रियल डिमांड बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। मार्केट डिमांड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मार्केट डिमांड को हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से जानते हैं। मांग का पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब मांग का पहले अनुमान लगाना। आर्थिक सहायता, सब्सिडी क्या है? तो सब्सिडी रियायत है, डिस्काउंट है, रीपेमेंट है। तो सब्सिडी याद रखिएगा, सब्सिडी जब हम लोग से सरकार टैक्स लेती है तो फिर हम ही लोग को वापस कर देती है, यानी इसको रीपेमेंट बोलते हैं। टैक्स हम लोग से सरकार लेती है और फिर हम ही लोग को सरकार सपोर्ट करके वापस कर देती है, तो इसको हम लोग रीपेमेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रीपेमेंट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी एक पर्यावरण का प्रकार है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी पर्यावरण का प्रकार है। तो सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों एक पर्यावरण का प्रकार है। आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण दोनों पर्यावरण का एक प्रकार है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है, आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंड। भाई इकोनॉमिक पॉलिसी किसके आधार पर डिटरमाइन होता है, किसके आधार पर आप तय करते हैं? तो पहला है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, तीसरा है डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ये दोनों तय करता है कि आर्थिक जो है नीति कैसी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विपणन स्वभाव में शामिल है, इज इंक्लूड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या शामिल है? मार्केटिंग में इसमें क्या शामिल है? कस्टमर शामिल है, मैन्युफैक्चरर शामिल है, प्रोडक्शन प्लानिंग शामिल है और सेलिंग शामिल है। तो मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग शामिल है, मार्केटिंग के अंदर जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग शामिल है। उत्पादन नियोजन विपणन स्वभाव में शामिल है, कस्टमर भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। प्रोडक्शन प्लानिंग बोल सकते हैं आप, सेलिंग मार्केटिंग के बाहर का चीज़ है। हालांकि इसमें अगर सही मायने में देखा जाए तो सेलिंग आंसर होगा, लेकिन ये प्रोडक्शन प्लानिंग जो है मार्केटिंग का ही पार्ट है। प्रोडक्शन प्लानिंग जो है मार्केटिंग का पार्ट है।
अब चलते 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कौन जो है अवसर का जो है प्रकार है पूछ रहा है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये सब नहीं होता। एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, निर्मित अवसर, एक हम लोग निर्मित करते हैं और एक अपने आप बन जाता है। हम लोग एक अवसर बनाते हैं और एक अवसर अपने आप बन जाता है। तो ये क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी जो है वो टाइप है। एक उद्यमी को डॉट 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 संरक्षण के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। एन एंटरप्रेन्योर इज नीड अटेंशन फॉर डॉट 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 प्रोटेक्शन। तो पर्यावरण से बचना जरूरी है, कर्मचारी से, अंशधारी से, ग्राहक से। तो एक हमेशा याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति ज़्यादा सचेत रहता है एक एंटरप्रेन्योर्स पर्यावरण संरक्षण के प्रति ज़्यादा सचेत रहता है एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर्स। साहसी की कामना से जोखिम उठता है। एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क फॉर, किसके लिए रिस्क लेता है एंटरप्रेन्योर? तो लाभ कमाने के लिए रिस्क लेता है। एक एंटरप्रेन्योर लाभ कमाने के लिए रिस्क लेता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। एक एंटरप्रेन्योर्स लाभ कमाने के लिए रिस्क लेता है। आगे, जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है वे होते हैं द प्रोडक्ट विच आर मोर डिमांडेड। बताइए, जो ज़्यादा जिसका डिमांड होगा वो किस तरह का होगा? ज़्यादा लाभदायक होगा, हानिकारक होगा? तो हानिकारक तो नहीं हो सकता। जिसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लाभदायक होगा। जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लाभदायक होगा। नीचे लिखा है विपणन व्यय भार है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। मार्केटिंग का खर्चा किसके ऊपर बर्डन है? इंडस्ट्री के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, इनमें से सभी, और उपभोक्ता के ऊपर। तो भैया जितना मार्केटिंग का खर्चा होता है वो अल्टीमेटली बर्डन किस पर जाता है? तो सब पर। उद्योग पर भी नुकसान होता है, व्यवसाय को भी नुकसान होता है, कस्टमर को नुकसान होता है। तो इनमें से सभी के लिए खर्चा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ किस पर पड़ता है? कस्टमर पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा बोझ किस पर पड़ता है? कस्टमर पर पड़ता है। परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती। प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विथ। तो प्रोजेक्ट रिस्क से संबंधित नहीं होता। बाकी प्रोजेक्ट में इनोवेशन होता है, प्रोजेक्ट में क्रिएटिविटी होती है, प्रोजेक्ट में विजन होता है, लेकिन प्रोजेक्ट में कभी भी रिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे लिखा है नियोजन होता है। ये तो कोई भी बता देगा। प्लानिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मीडियम टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ऑल ऑफ दीज। व्यावसायिक असफलता का प्रमुख कारण क्या है? अ मेन कॉजेज ऑफ बिजनेस फेलियर। तो बिजनेस फेलियर क्या होता है? कमजोर प्रबंध के कारण, अपर्याप्त पूंजी के कारण, अनस्किल्ड जो लेबर के कारण और छोटा मार्केट के कारण। तो कोई भी फेलियर होता है वीक मैनेजमेंट के कारण। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो अगर आपके पास मटेरियल ख़राब भी है तो काम बन जाता है। अगर आपके पास अगर मैनेजमेंट है तो कम मटेरियल, कम रिसोर्सेज में भी काम चला लेता है। आदान विश्लेषण, इनपुट एनालिसिस इज रिलेटेड विथ। इनपुट एनालिसिस किससे संबंधित होगा? इनपुट एनालिसिस किससे संबंधित है? संसाधनों की आवश्यकताओं से, सामग्री की आवश्यकता से। इनपुट एनालिसिस किससे संबंधित है? श्रम की आवश्यकता से या कोष की आवश्यकता से? तो याद रखिएगा कोष प्रबंध की आवश्यकता से। इनपुट एनालिसिस किससे रिलेटेड है? कोष प्रबंध की आवश्यकता से संबंधित है। एक परियोजना है, अ प्रोजेक्ट इज। बताइए परियोजना हम लोग किसको बोलेंगे? प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे? जो फैमिली वेलफेयर के लिए होता है, जो अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, जो सिंगल के लिए होता है, या गतिविधियों का समूह। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी। बहुत सारे कामों को अगर एक जगह जोड़ते हैं तो उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। व्यावसायिक नियोजन में शामिल क्रियाएं, द एक्टिविटी इंक्लूड इन बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग के अंदर क्या शामिल होता है? तो संगठन का नियोजन करना, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना और परियोजना का नियोजन करना। और ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। एक अच्छी योजना कैसी होती है? एक अच्छी योजना खर्चीली होती है? नहीं। एक अच्छी योजना समय लेने वाली होती है? नहीं। एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है। एकीकरण से अभिप्राय है। इंटीग्रेशन मीन्स, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना दो जगह पे। तो आंतरिक विस्तार, बाह्य विस्तार, या आंतरिक और बाह्य विस्तार, और इनमें से कोई नहीं। अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं आप अपने बिजनेस के साथ, किसी को जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कौन सा विस्तार है? तो आंतरिक विस्तार भी हो सकता है और बाह्य विस्तार भी हो सकता है। इंटीग्रेट करने का मतलब है या तो आप अपने अंदर ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं या बाहर वाले से कर रहे हैं, तो दोनों हो सकता है। समामेलन का अर्थ है, मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर होता है मिलना। देखिए नया वाला सिलेबस से दे दिया, मर्जर का होता है मिलना। जैसे टाटा एक कंपनी थी, या मारुति एक कंपनी थी, और सुजुकी एक कंपनी थी, दोनों आपस में मिलके मारुति सुजुकी बना लिया। हीरो एक कंपनी थी, होंडा एक कंपनी थी, दोनों आपस में मर्ज हो गया। मर्ज मतलब मिलना, समामेलन बोलते हैं हम लोग। तो समामेलन मतलब एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना, दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण। अन्य संगठन में नियंत्रण नहीं, अन्य संगठन में नियंत्रण नहीं होगा, ये नहीं होगा।
दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण। अगर दो या दो से अधिक बिजनेस आपस में मिक्स हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं मर्जर। इसे क्या बोलते हैं? मर्जर। मर्जर का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। दो या दो से अधिक जो सेम नेचर का बिजनेस आपस में मिल जा रहा है तो ये मर्जर है। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो कि उत्पादन बढ़ने और घटने से चेंज नहीं होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट है, चार्जेबल एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट है, सैलरी वेरिएबल कॉस्ट है, और डायरेक्ट देखो ये देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, ये फिक्स कॉस्ट यहाँ मानेगा। कार्यालय प्रबंधक का वेतन फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर मतलब काम होगा तो सैलरी मिलेगा, काम नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। यानी ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन होगा तो ये देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट वाला जो है ना वो सब प्रोडक्शन, काम होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन काम ऑफिस में जो बैठा हुआ आदमी है, काम हो ना हो उसका सैलरी आपको देना पड़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है। उसे हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। प्राइस पॉलिसी इज बोलता है इसमें मूल्य नीति क्या होता है, किसके लिए होता है? उपभोक्ता के पक्ष में होता है। मूल्य नीति उपभोक्ता के पक्ष में होता है, उत्पाद निर्माता के पक्ष में होता है, सरकार के पक्ष में होता है। तो ऑल ऑफ दीज उपभोग मतलब मूल्य नीति जो होता है वो तीनों के पक्ष में होता है। मूल्य नीति क्या होता है? तीनों के पक्ष में होता है। अब हम लोग एमसीक्यू तो कर लिया, अब हम लोग देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है। चलिए, उद्यमी कौन है? हु इज एंटरप्रेन्योर्स? अभी बता चुके, एंटरप्रेन्योर्स वो है जो सबसे पहले रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, और उसके साथ साथ अब प्रॉफिट जनरेट करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर्स वह व्यक्ति है जो किसी कारोबार को शुरू करता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर्स करता है। उससे जुड़े सारे रिस्क को लेता है, वो बिजनेस को मैनेज करता है और उसके प्रॉफिट को भी लेता है। आगे लिखा है व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में कोई सामान बनाते हैं तो स्टार्टिंग का लागत, शुरुआत का लागत। तो प्राइम कॉस्ट में शुरुआत में कोई भी सामान बनाते हैं तो तीन चीज़ लगता है। किसी भी सामान को बनाने में सबसे पहले लगता है डायरेक्ट मटेरियल। ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, प्राइम कॉस्ट पूछेगा तो। प्रारंभिक लागत क्या होता है बोल, अभी बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर, लेबर मतलब जो काम करने वाला वर्कर है उसका सैलरी, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्राइम कॉस्ट। ये क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। याद रखना इस चीज़ को। अब बोलेगा प्राइम कॉस्ट क्या है, तो प्राइम कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाता है। जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाता है। याद रखिएगा, मुख्य लागत, किसी सामान को बनाने का मुख्य लागत ही प्राइम कॉस्ट कहलाता है। मूल लागत जिसमें एक्स्ट्रा ऊपर से कोई खर्चा नहीं जुड़ा, खाली बनाने का लागत है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग। अच्छा नीचे लिख दिया। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ऑफिस का लाइसेंस या अपने बिजनेस को चलाने का लाइसेंस किसी को दे देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। एक तरीका है जब हम विदेश से दूसरे देशों से किसी बिजनेसमैन को हम अपने देश में लाने का मौका देते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लाइसेंस के जरिए लाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग देना। देखिए क्या है, फ्रेंचाइजिंग एक व्यापार मॉडल है, बिजनेस का मॉडल है, जिसमें एक व्यक्ति या कंपनी, जिसे फ्रेंचाइजर कहा जाता है, जो व्यक्ति मेन है, अपनी व्यापार प्रणाली या तो अपना बिजनेस का सिस्टम किसी को दे दे, लीज पर लाइसेंस दे दे, या तो अपने ब्रांड का लाइसेंस दे दे, या तो अपना प्रोडक्ट का लाइसेंस दे दे, या अपने सर्विसेज का लाइसेंस दे दे। किसी भी चीज़ का अगर लाइसेंस दे देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजी दे देना। या तो आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, या तो मेरा सर्विस यूज़ कर सकते हो, या तो मेरा ब्रांड यूज़ कर सकते हो, या मेरा बिजनेस का सिस्टम यूज़ कर सकते हो। अगर कोई भाड़े पर देता है, भाड़ा समझते हैं ना, रेंट पर देता है, कमीशन पे देता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। आगे लिखा है व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या है? पूर्वाधिकार अंश। सारे लोग जानते हैं प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर है जिसे दो चीज़ का पूर्वाधिकार होता है। कंपनी जब लाभ कमाएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, और जब कंपनी बंद होगी तो कैपिटल रिटर्न भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर को मिलने के बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा, पैसा नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर को नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर को का जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स रहता है, और प्रेफरेंस शेयर को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं रहता है, और ना ही ये किसी कंपनी का मालिक होता है। कार्यशील पूंजी क्या है बताइए? सब अकाउंट्स और बीएसटी पढ़ चुके हैं तो हमको नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत है। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है बताइए? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। सबको अकाउंट्स में पढ़ा चुके हैं सब। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो बिजनेस में काम करती है, और इसको कैसे निकालते हैं? तो करेंट एसेट में करेंट लायबिलिटी को घटा के।
और बोल सकते हैं इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। ये करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। विपणन कहाँ से प्रारंभ होता है, मार्केटिंग कहाँ से शुरुआत होता है, तो किसी सामान को बनने से पहले से। ध्यान रखिएगा, देखिए लिखा है कि विपणन का प्रारंभ ग्राहक की आवश्यकता से हो जाता है। कस्टमर क्या चाहता है वहीं से मार्केटिंग शुरू है, बनना बाद में है, पहले ये तो जाने कि चाहता क्या है कस्टमर। तो कस्टमर क्या चाहता है वहीं से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। मार्केटिंग होता है प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट और ख़त्म होता है जब यूज़ हो जाता है सामान, तब तक मार्केटिंग का काम चलते रहता है। तो मार्केटिंग प्रारंभ होता है नीड, कस्टमर के नीड को जानने से। याद रखिएगा। सुविधाजनक उत्पाद के 2 एग्जाम्पल देखिए, बोलता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस गुड्स, सुविधाजनक उत्पाद ऐसे उत्पाद हैं जो कहीं भी आसानी से आपको मिल जाएंगे, किसी चौक चौराहे कहीं पे भी मिल जाएगा। ऐसे उत्पाद को बोलते हैं सुविधाजनक उत्पाद। जैसे आप बताओ, गुटखा हर जगह मिल जाएगा, बिस्किट हर जगह मिल जाएगा, पेन हर जगह मिल जाएगा, लेकिन क्या हर जगह सोना का सामान मिलेगा, हर जगह कार मिलेगा? नहीं मिलेगा। हर जगह जो सामान अवेलेबल होता है, कहीं भी कोई चौक चौराहे पर कहीं गुमटी उमटी भी चल जाए तो वो सामान अवेलेबल, जैसे माचिस हर जगह अवेलेबल है। ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है जो आसानी से उपलब्ध है, कहीं भी आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुविधाजनक उत्पाद। देखिए वही लिखा है, सुविधाजनक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिन्हें ग्राहक नियमित रूप से और आसानी से खरीदते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करते हैं, बहुत आसानी से आपके पास अवेलेबल रहता है। जैसे पानी का बोतल, साबुन, ये सब सुविधाजनक उत्पाद है जो कहीं भी आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगला लिखा है क्वेश्चन में कि अवसर के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार कहते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी और एक होता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। एक मौका जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वर्तमान अवसर, और एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, बनाए गए अवसर। 2 तरह के अवसर होते हैं, एक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और एक आप बनाते हो। तो 2 तरह के अपॉर्चुनिटी होते हैं। 2 तरह का अपॉर्चुनिटी याद रखिएगा। वैसे यहाँ बहुत सारा दिया है कि नया प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, ये एक मौका है। मार्केट एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये मौका है। नया टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, ये मौका है। अब लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो आपको मालूम है कि एक अवसर, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, एक अवसर को पाने के लिए अगर दूसरा अवसर हम त्याग दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अवसर को पाने के लिए अगर दूसरा अवसर छोड़ दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सीड कैपिटल क्या है? बीज पूंजी। तो सीड कैपिटल है शुरुआती में, याद रखिएगा, वह शुरुआती धनराशि। सीड कैपिटल, सीड मतलब समझते हो बीज, बीज मतलब समझते हो जब खेती करते हैं तो सबसे पहले जो बीज लगाते हैं वो कैपिटल जो होता है ना, जो उसमें पूंजी लगता है, उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। अब बिजनेस में बीज क्या मतलब क्या होता है? तो बीज का मतलब होता है कि जब धंधा आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहली बार जो पैसा लगाए वो बीजे ना है। पहली बार जो पैसा लगाए वो तो चल गया बिजनेस के अंदर, तो बीज कैपिटल उसी को बोलते हैं, सीड कैपिटल उसी को बोलते हैं। तो वह शुरुआती धनराशि होती है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए निवेशक या उद्यमी द्वारा जुटाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सीड कैपिटल। यह पूंजी आमतौर प्रारंभिक शोध, मतलब प्रीलिमिनरी रिसर्च के लिए, उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और व्यापार स्थापित करने के लिए शुरुआती चरणों में लगाई जाती है। सीड कैपिटल इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी invested by entrepreneurs or investor to start a new business. It is typically used for early stage activity like research, product development and setting up the organization या business। बोलता है कि समृद्धि, ग्रोथ के 3 स्तर को बताइए। तो ग्रोथ कभी भी किसी बिजनेस का होता है तो उसका 3 स्टेज है। ग्रोथ के 3 स्टेज होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले ऐसे इसके ऐसे ग्रोथ होता है किसी बिजनेस का, ये है स्टेज, ये है स्टेज। सबसे पहले यहाँ पे रहता है एकदम शुरुआती स्टेज, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ, ये मैच्योरिटी स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज। तो पहला है स्टार्टअप स्टेज, यहाँ पे आता है स्टार्टअप स्टेज। जब शुरुआत में कोई बिजनेस एकदम अभी स्टार्ट ही हुआ है तो उसमें बिजनेस का क्या पर्पस होता है? जब अभी धंधा स्टार्ट किए हो तो क्या सोच रहे होंगे कि कल से हम 1 करोड़ कमाने लगेंगे? नहीं। स्टार्टिंग स्टेज में लोग ये सोचता है कि किसी तरह लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने। पहला उसका वही पर्पस है, बेचना और प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि हमारे बारे में लोग जाने कि हम भी एक ऑप्शन हैं। तो पहला इसलिए यहाँ पे ऐड चलाया जाता है, खूब रगड़ के ऐड चलाया जाता है ताकि लोगों तक हमारी जानकारी पहुँच सके। तो प्रारंभिक स्टेज में खूब सारा ऐड चलाया जाता है ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है और हम भी एक कॉम्पिटिटर मार्केट के लिए हैं। दूसरा होता है स्टार्टअप स्टेज, थोड़ा सा यहाँ रन करके धीरे 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 बिजनेस बढ़ने लगा तो यहाँ पहुँचते हैं। दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज। अब हम ग्रोथ पकड़ लेते हैं, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन ग्रोथ पकड़ लिए, मतलब अब हम लोगों को लॉस नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। और जैसे ग्रो करेगा तो यहाँ ऐड खूब चलता है, यहाँ थोड़ा सा ऐड को कम कर देंगे।
ग्रोथ हो गया, लोग जानने लगे, मेरे प्रोडक्ट को पसंद करने लगे, तो ऐड थोड़ा कम कर देंगे ग्रोथ स्टेज में। लेकिन ग्रोथ के बाद जब अब यहाँ से जब गियर बदलता है और पकड़ जाता है मैच्योरिटी स्टेज, यानी पूरे देश में छा गए हैं, तब आपको ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैच्योरिटी स्टेज। और भैया इसके बाद जो होता है वो होता है डिक्लाइन स्टेज। इसके बाद तो ख़त्म ही हो जाइएगा सीधा। अगर यहाँ से हिले और गिरे तो सीधा डिक्लाइन हो जाइएगा। तो कोई बिजनेस नहीं चाहता कि मेरा डिक्लाइन स्टेज आए, सब बिजनेस चाहता है कि हमेशा ज़िंदगी भर मेरा मैच्योरिटी स्टेज रहे, जो संभव नहीं। हम भी चाहते हैं कि झारखंड का सारा बच्चा मेरे से पढ़े, ये संभव नहीं है। याद रखना, मैच्योरिटी स्टेज में टिकना किसी बिजनेस के लिए इतना आसान नहीं होता है। अब लिखा आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण क्या है। व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हो, नई नई तकनीक को अपने बिजनेस में लागू कर रहे हो, लेकर आ रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब है व्यापार में नई तकनीक, प्रक्रियाओं, उपकरणों को अपनाना ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह प्रक्रिया पुराने तरीकों को छोड़कर नए और उन्नत तरीकों का उपयोग करने के लिए होती है। इस तरह का प्रोसेस जो है पुराने टेक्नोलॉजी को छोड़ के नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं। जैसे पुराने मशीनों को नए मशीनों, मतलब पुराना मशीन है उसको हटा दीजिए, उस जगह पे नए मशीन को आप डेवलप कर लीजिए। दूसरा बोलता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है, विस्तारीकरण। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि अपने बिजनेस को जहाँ तक आप अभी हैं वहाँ से थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाइए, थोड़ा फैल जाइए। तो बोलता है विस्तारीकरण वह रणनीति है जिसमें एक व्यवसाय अपने मौजूदा उत्पादों और सेवाओं से हटकर, जो अभी मौजूदा उत्पाद, मान लिया हम पेन बनाते हैं, तो पेन को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट अगर बनाने लगे तो फैल रहे हैं ना आप, तो उसको बोलता है विस्तारीकरण। विस्तारीकरण मतलब विस्तार करना। हम जो प्रोडक्ट के लिए फेमस हुए हैं वो प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ हम दूसरा प्रोडक्ट बनाने लगे। जैसे एप्पल कंपनी आई थी मोबाइल बनाने के लिए, घड़ी भी बनाने लगे। एप्पल कंपनी जो है मोबाइल बनाने के लिए आया था, ठीक है। सबसे पहले मोबाइल बनाए तो लैपटॉप बनाने लगा, घड़ी बनाने लगा, बहुत सारी चीज़ बनाने लगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो बना ही रहे, साथ ही साथ आप दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो विस्तार ना कर रहे हैं अपने बिजनेस का। तो विस्तारीकरण का मतलब फैलाना अपने बिजनेस को। विस्तारीकरण का मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस को फैलाना। बाजार मूल्यांकन क्या होता है, व्हाट इज मार्केट असेसमेंट। तो मार्केट असेसमेंट का मतलब, बाजार मूल्यांकन का मतलब होता है बाजार का मूल्यांकन करना, बाजार की स्थिति को जानना कि बाजार क्या है ना, बाजार में क्या परिस्थितियां हैं, इसके बारे में जानकारी लेना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उत्पाद, किसी विशेष प्रोडक्ट, सर्विस और व्यवसाय के लिए बाजार की स्थिति को, उसकी संभावना को, उसकी प्रतिस्पर्धा को और उपभोक्ता की मांग का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि एक उत्पाद या सेवा के लिए बाजार में कितनी संभावनाएं हैं और यह बाजार में कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। यानी हम लोग ये देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट का मार्केट में कितना चांस है, कितना उसका प्रतिस्पर्धा है, कितनी संभावनाएं हैं, और ये कैसे रन कर पाएगा बिजनेस मार्केट में, और किस तरह से मार्केट में टिक पाएगा, और कैसे मार्केट में बाकी लोगों के साथ कंपटीशन कर पाएगा, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। अब हम लोग को देखना है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो मार्केट डिमांड, कंपटीशन एनालिसिस और टारगेट ऑडियंस, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि औसत लागत और सीमांत लागत क्या है। ये हम आपको बताने वाले नहीं हैं, आप पढ़ चुके हैं। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो जाके इकोनॉमिक्स में देखिएगा। आप सब लोग मालूम है कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, दोनों में अंतर भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ इकोनॉमिक्स वाला ही है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, थोड़ा मोड़ा अगर कोई बच्चा का इकोनॉमिक्स नहीं होगा तो देख लो। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी बराबर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, QTY। कुल लागत में क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट निकलता है। मार्जिनल कॉस्ट MC बराबर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N-1। या आप ये और कर सकते हैं कि और कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या आएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा डेल्टा टोटल कॉस्ट बाई डेल्टा QTY, क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया इकोनॉमिक्स में भी, तो ये आसानी से आप उसका आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान रहे बच्चा लोग, इसका PDF हम फ्री वाले में नहीं देने वाले हैं। इसका PDF फ्री वाले में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा अपना PDF बना हुआ है गुरु, और हम इस PDF को वायरल नहीं करेंगे। तो अब हम कहाँ देंगे इसको। अब कोई बच्चा बोले कि सर का लास्ट में करने जा रहे हैं, सब ख़त्म कर दिए, सब पढ़ा दिए, तो लास्ट में पैसा मांगिएगा क्या, नहीं, पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन फ्री वाले में नहीं रहेगा, ये हमारे कोर्स वाले में रहेगा।
ठीक है। और अगर आप लोग फ्री वाले में चाहते हो तो फिर फ्री वाले में हम देंगे, लेकिन लॉक के साथ दे देंगे, लॉक रहेगा वहाँ पे। तो इसलिए वो उससे अच्छा है कि आपको हम चलो जाने दो, फ्री वाले में ही दे देते हैं, क्या आप लास्ट में करें, चलो फ्री वाले में ही डाल देते हैं, मेरा दिमाग बदल गया। तो ये फ्री वाले में हम डाल देते हैं, चलो हटाओ, अब लास्ट में क्या बच्चा को तंग करना है। सब मासूम बच्चा लोग, देखो चेहरा कितना मासूम है सबका। चलो फ्री वाले में दे दिए, जाओ तुम लोग के लिए कुर्बानी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं, व्याख्या कीजिए। आप बताइए, इसको हमको समझाने की जरूरत है। बोलता है व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आपको मालूम है ना प्लानिंग प्रोसेस, कहाँ पढ़े हैं अभी तो एग्ज़ाम दे के आए हो बीएसटी का। बीएसटी में जो प्लानिंग प्रोसेस पढ़े थे वही है यहाँ पे, जो प्लानिंग प्रोसेस बीएसटी में पढ़े हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे है। इसलिए इधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, छोड़ देंगे। प्लानिंग प्रोसेस आप अपने से पढ़िए, देखिए यहाँ डाला हुआ है, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, याद कीजिए सब सेम था। प्लानिंग प्रोसेस जो आप वहाँ पढ़े थे बीएसटी में, वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। अब बताइए, हम बता दें आपको। बोलता है विपणन क्या है और विपणन तथा विक्रय में अंतर। अभी बीएसटी में पढ़ के आए हैं, देखिए तो बीएसटी में पढ़ के आए हैं विपणन और विक्रय में अंतर, मार्केटिंग और सेल में अंतर। तो जाके बीएसटी वाला वीडियो भी देखिएगा अगर नहीं लिखे होंगे तो, और अगर अपने पास है तो उससे लिखिए आंसर। मार्केटिंग और विपणन में अंतर दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, एक अच्छे विज्ञापन का गुण बताइए, ये हम बता दें आपको। ये भी आप बीएसटी में पढ़े, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं जो पुराना सिलेबस है ना बाबू लोग, उसमें 50% बीएसटी वाला क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग दोबारा पुराना सिलेबस को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। एक अच्छे विज्ञापन के गुण देखिए बीएसटी में, ये भी आप पढ़े थे। और थोड़ा तो ये सब पढ़ना चाहिए, आप एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा एक बार में आप देखेंगे तो। आकर्षक होना चाहिए, कलात्मक होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, सरल प्रस्तुति, तथ्यों का तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण। ये इसलिए क्वेश्चन आंसर लिख दिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये सब क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। और ये हो गया हम लोगों का एक सेट कंप्लीट। 2 सेट और इस तरह से देंगे, फिर नए वाले में आपको देंगे। 2 सेट पुराने वाले में दे रहे हैं और फिर नए वाले में आपको देंगे, तो आप आराम से मिक्स करके पढ़िए, काफ़ी है आपके लिए। और बोलिएगा तो और देंगे। वैसे 3 सेट पहले पुराना और पीछे तो दे चुके हैं। पीछे जितना वीडियो है 5 वीडियो, उसके अलावा ये 3 सेट पुराना, नहीं 3 वीडियो पुराना का और बाकी नया का आपके पास जरूर जाएगा। तो आप पढ़िए, खूब मिक्स करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, नया पुराना मत देखिए, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए।